MA थर्ड सेम हिंदी साहित्य। चैप्टर है व्याकरण विज्ञान रूप या रूप विज्ञान। प्रश्न है रूप परिवर्तन के कारणों की व्याख्या कीजिए। रूप परिवर्तन की दिशाएं यानी कि प्रकार स्पष्ट कीजिए, अथवा रूप परिवर्तन के कारणों की सउदाहरण विवेचना कीजिए। उत्तर है रूप विज्ञान में भाषा की पद रचना तथा पद के विकास के कारणों पर विचार किया जाता है। पद उस ध्वनि समूह को कहते हैं जिसका वाक्य में भाषा की परंपरा के अनुसार संबंध तत्व, अर्थ तत्व अथवा उन दोनों के अर्थ का बोध करने के लिए प्रयोग होता है। शब्दों के साथ जो प्रत्यय जुड़कर वाक्य रचना में प्रयुक्त होने योग्य बनते हैं उन्हीं का नाम रूप है। इन्हीं रूपों के वैज्ञानिक विश्लेषण का नाम रूप विज्ञान यानी मॉर्फोलॉजी है। हेडिंग है रूप या पद परिवर्तन के कारण। भाषा परिवर्तनशील है, अतः इसके प्रत्येक अवयव ध्वनि, अर्थ, पद, वाक्य आदि में विभिन्न परिस्थितियों के कारण समय समय पर परिवर्तन लक्षित होते हैं। उन परिवर्तनों के अनेक कारण होते हैं। वे संक्षेप में इस प्रकार हैं। पहला है प्रयत्न लाघव। रूप परिवर्तन का प्रधान कारण प्रयत्न लाघव है। मनुष्य कम से कम में अधिक लाभ चाहता है, अतः अपने मुख की सुविधा के लिए, समय की बचत के लिए और सफलता या अभिव्यंजन की सुविधा के लिए नियम के विरुद्ध जितने अपवाद होते हैं उनके स्थान पर व्याकरण के नियमों के आधार पर नवीन रूपों का निर्माण कर लिया जाता है। अतः रूप परिवर्तन का प्रथम कारण प्रयत्न लाघव है। मतलब इसका यही है कि मनुष्य अपने आलस के लिए या कम समय में ज़्यादा बोलने के हिसाब से शब्दों को तोड़ मरोड़ कर बड़ा छोटा कर लेता है, तो इसको प्रयत्न लाघव बोलते हैं। दूसरा है एकीकरण। मानव का सहज स्वभाव है कि वह बोलने एवं लिखने की बचत के लिए पदों के रूपों में एक रूपता लाने का प्रयास करता रहता है। इसी एकीकरण की मनोवृत्ति के फलस्वरूप जो रूप अधिक बलवान होते हैं वो तो स्थिर रह आते हैं, किंतु जो दुर्बल होते हैं उनका विलोप हो जाता है। संस्कृत में पुत्रस्य, वायुः एवं हिमवत् रूपों के स्थान पर पाली भाषा में पुत्रस्य, वायुष्य और हिमवतस्य रूप मिलते हैं, तो इसी एकीकरण की प्रवृत्ति के परिचायक हैं। तीसरा है सरलीकरण। प्रायः बोलने एवं लिखने में सरलता लाने के लिए जब मानवीय प्रयास होने लगते हैं तब भी रूपों में पर्याप्त परिवर्तन हो जाता है। यथा दही मीठा है, दही मीठी है। चौथा है उपमान या सादृश्य। रूपों में परिवर्तन उपमान और सादृश्य के कारण भी हुआ करता है। पहले संस्कृत में हलंत, हस्तिन शब्द तृतीय एकवचन में हस्तिना रूप में बना करता था और अजंत, मति, पति, मुनि, भानु आदि शब्दों में तृतीया एकवचन में आ प्रत्यय लगने से मात्या, पत्या, मुत्या, भात्वा रूप बनने चाहिए थे, परंतु उपमान या सादृश्य ने ऐसा प्रभाव डाला कि नकारात्मक हस्तिना की तरह ही उक्त इन इकारांत एवं उकारांत शब्दों के रूप में भी क्रमशः मतिना, पुतिना, मुनीना, भानुना आदि बोलने जाने लगे। आश्चर्य यह है कि इन शब्दों के अंत में जब न है ही नहीं तो वह वहाँ से कूद पड़ा। यह केवल उपमान या सादृश्य की ही कृपा है। ऐसा ही अंग्रेजी में विल, शैल के भूतकाल रूप वुड और शुड बनते हैं, परंतु इनके ही सादृश्य पर काल का भी भूतकालिक रूप कुड बनने लगा है, जबकि कैन में एल कहीं भी नहीं। पांचवा है
नवीनता। कभी कभी साहित्यकार नए रूपों को जन्म देते हैं। आजकल स्वीकार करना ही स्थान पर स्वीकारना, फिल्म बनने के स्थान पर फिल्माना आदि इसी प्रकार के प्रयोग हैं। छठवां है स्थानापन्नता। कभी कभी पुराने रूपों का लोप हो जाता है और उनका स्थान नए रूप ले लेते हैं। जैसे इंद्रिय शब्द का बहुवचनांत इंद्रिय बनता था, जो आज लुप्त हो गया है और उसके स्थान पर इंद्रियां प्रचलित हो गया है। अंग्रेजी के गो का मूल रूप वेंट था, जिसके लुप्त हो जाने पर इसका स्थान वेंट ने ले लिया है। वेंट था WEND वेंट, अब वो WENT वेंट हो गया है। सेवेंथ है अपवादों का प्रचलन। अप्रचलन मीन्स ना चल पाना। इसमें है प्रकृति के अटल नियम परिवर्तन के शब्द रूप भी मुक्त नहीं। परिवर्तन का चक्र भाषा के इस क्षेत्र में भी गतिशील रहता है। वैयाकरण कुछ रूपों में व्याख्या करता है और उन्हें मानक रूप में स्वीकार करता है, परंतु जनसाधारण स्वच्छंद वृत्ति को अपनाता हुआ मानक रूपों में भिन्न भिन्न रूपों का प्रयोग करने लगता है। परवर्ती वैयाकरण इन नए रूपों को भी अपवाद कहकर मान्यता तो दे देते हैं, परंतु शिक्षित वर्ग के लिए इन अपवादों को स्मरण रखना संभव नहीं होता, अतः वे शुद्ध प्रयोग की ओर झुकते हैं। इसमें शब्दों के रूपों में परिवर्तन आ जाता है। उदाहरणार्थ, हिंदी में हुजिए कीजिए पुराने रूप अपवाद रूप हैं, जबकि नियम रूप हैं होइए करिए। परिणाम यह हुआ कि नियम विरुद्ध अपवाद रूप में अपनाए गए रूप अप्रचलित हो गए हैं, उनका स्थान नियमित रूपों ने ले लिया है। कभी कभी किसी शब्द का अनियमित रूप प्रचलित हो जाता है, जिसे नियमित करने की चेष्टा की जाती है। उदाहरणार्थ, चला, बैठा, खाया के सादृश्य पर करने का भूतकालिक क्रिया रूप करा होना चाहिए, परंतु इसी कारण से किया अनियमित रूप चल पड़ा है, जिसे कुछ लोग नियमित कर देते हैं। कभी कभी विश्लेषण शब्द विशेष्य मीन्स संज्ञा शब्दों के साथ प्रयुक्त होने पर अपना रूप नहीं बदलते, जबकि उनका लिंग, वचन आदि संज्ञा शब्दों के अनुरूप परिवर्तनशील होता है। उदाहरणार्थ, हिंदी एक तरफ हिंदी में लिखा है और दूसरी तरफ संस्कृत में। तो हिंदी में है मीठा पानी, इसका संस्कृत है मधुरम जलम। फिर हिंदी में है ताज़ा खबर मीन्स नवीनः समाचारः। भारा शरीर मीन्स गुरुः तनुः। संस्कृत में जहाँ विशेषण शब्दों का रूप संज्ञा शब्दों के रूप में है, वहाँ हिंदी में ऐसा नहीं है। आठवां है बहुप्रचलित रूपों का प्रयोग। भाषा में ऐसा देखने को मिलता है कि बहुप्रचलित रूपों के प्रभाव के फलस्वरूप अन्यान्य शब्दों के भिन्न रूप भी वैसा रूप ग्रहण कर लेते हैं। उदाहरणार्थ, संस्कृत में अकारांत शब्दों का प्रचलन अधिक था और इन शब्दों के संबंध कारक के रूप रामस्य, पुत्रस्य, सुतम्य, बालकस्य, जनस्य बनते थे। प्रकृत भाषा में इसका अनुकरण पर इकारांत और उकारांत शब्दों अग्नि और भानु के संबंध कारक के रूप अग्निः, भानु के स्थान पर अगिस्य, आधा गा में बड़ी की मात्रा, आधा सा और पूरा सा, भानुसस्य बन गए। इसी प्रकार हिंदी में मेरा, तेरा के प्रचलन पर मेरे को मेरे से, मेरे पर तथा तेरे को तेरे से, तेरे लिए, तेरे पर आदि प्रयोग चल पड़े।
नौवां है ध्वनि परिवर्तन। संयोगात्मक भाषाओं में विभक्तियाँ परिवर्तित होते होते नाम शेष हो जाती है और उनका स्थान नई भाषिक इकाइयाँ ले लेती हैं। फलतः नए रूप अस्तित्व में आ जाते हैं। संस्कृत की विभक्तियाँ इसका उदाहरण है। इनका घिसते घिसते लुप्त हो जाने से हिंदी में इनके स्थान पर परसर्गों का प्रयोग होने लगा है तथा रामः इक्वल टू रामने, रामम इक्वल टू राम को, रामेण इक्वल टू राम से आदि। 10वां है स्पष्टता। भाषा अपने विचार प्रकट करने का माध्यम है, अतः वक्ता यह चाहता है कि उसकी बात अधिक से अधिक स्पष्ट हो। परिणामतः जब किसी रूप की कम स्पष्टता अनुभव करता है तो नए रूपों का प्रयोग करके उसमें स्पष्ट लाना चाहता है। यथा दर हकीकत, दर असल। अब ये रूप भी अप्रचलित हो गए हैं। इनके स्थान पर दर हकीकत में, दर असल में, इसी प्रकार के श्रेष्ठ के लिए सर्वश्रेष्ठ, उत्तम से सर्वोत्तम। 11वां है अज्ञान। कभी कभी अज्ञान के कारण भी नए रूपों का प्रचलन हो जाता है। उदाहरणार्थ फारसी प्रयोग दर असल में, दर हकीकत में, इसी प्रकार के प्रयोग हैं। जेवरात, कागजात बहुवचन है, पर इसका प्रयोग जेवरातों, कागजातों के रूप में भी होता है। इसके अतिरिक्त अनेक ऐसे शब्द हैं जिनका अज्ञान के कारण प्रयोग प्रचलित हो उठा है। कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। कोमलता, कृपणता, पांडित्य, सौंदर्य। पूज्य के स्थान पर कोमलताई, कृपणताई, पांडित्यता, सुंदरता और पूजनीय आदि। यद्यपि ये रूप व्याकरण की दृष्टि से उचित नहीं माने जाते, फिर भी जब चल पड़ते हैं तो प्रयोग में आ जाते हैं। 12वां है बल। कभी कभी अपने कथन को बलशाली अथवा प्रभावी बनाने के लिए लोग शब्द रूप में जोड़ तोड़ देते हैं। जैसे बहुअर्थवाची अनेक का अनेकों, शब्दों शुद्ध अर्थवाची खालिस का निखालिस तथा संयुक्त कृदंत क्रिया खाकर का खाकर के आदि रूप अपनी बात पर बल देने की प्रवृत्ति के ही परिणाम है। 13वां है आवश्यकता। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, शब्द रूपों की भी जननी है। अंग्रेजी के शब्द अकेडमी, ट्रेजेडी के हिंदी रूप अकादमी, त्रासदी आदि प्रचलित हैं। साथ ही हम लोग वे लोग हैं जो इसी प्रकार के प्रयोग हैं। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भाषा विकासशील है। इससे प्रचलित और पुराने शब्द विलुप्त होते रहते हैं और सरलता, नवीनता, स्पष्टता आदि के लिए तथा अज्ञानता से नए रूप आते रहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है रूप परिवर्तन की दिशाएं मीन्स प्रकार। रूप परिवर्तन निम्नांकित दिशा में होता है। पहला, पुराने संबंध तत्व का लोप तथा नए का प्रयोग। दूसरा, सादृश्य के कारण नए संबंध तत्व के साथ नए रूप। तीसरा, अतिरिक्त प्रत्यय का प्रयोग। चौथा, अतिरिक्त शब्द प्रयोग। पांचवा, गलत प्रत्यय का प्रयोग। छठवां, नया प्रत्यय। सातवां, आधा पुराना प्रत्यय तथा आधा नया। आठवां, मूल में परिवर्तन। नौवां, मूल और प्रत्यय दोनों का परिवर्तन। तो पहला है पुराने संबंध तत्व का लोप तथा नए का प्रयोग। ध्वनि परिवर्तन में प्रायः पुराने संबंध तत्व जब लुप्त हो जाते हैं तो अर्थ की स्पष्टता के लिए नए संबंध तत्व जोड़े जाने लगते हैं और इस
प्रयोग इस प्रकार परिवर्तित रूप प्रयोग में आने लगता है। संस्कृत रामः रामम, रामस्य रामे आदि के स्थान पर आज राम ने राम को राम का राम में आदि प्रयोग इसी का उदाहरण है। दूसरा है सादृश्य के कारण नए संबंध तत्व के साथ नए रूप। संस्कृत अग्नि का अग्नि होना चाहिए था, किंतु प्राकृत में मिलता है कि अग्निशस्य। स्पष्ट है कि अकारांत शब्दों का प्रत्यय रस सादृश्य के कारण आ गया है। इसी प्रकार सम वायु का वायोत्स्य भी फुल स्टॉप चला पड़ा आदि के सादृश्य पर क्रिया के स्थान पर करा अथवा चलिए पढ़िए आदि के सादृश्य पर कीजिए के स्थान पर करिए अन्य उदाहरण है। तीसरा है अतिरिक्त प्रयत्न का प्रयोग, अर्थात एक प्रयत्न के साथ के रहते दूसरे का भी प्रयोग। जवाहरातों यह बहुवचन प्रत्यय आत के रहते ऊँ का प्रयुक्त हुआ है। ऐसे जेवरातों कागजातों श्रेष्ठतम सर्वश्रेष्ठ तथा सर्वोत्तम में अतिरिक्त प्रत्यय नहीं है, अपितु उसी अर्थ का अतिरिक्त शब्द सर्व आ गया है। अनेकों में ओ प्रत्यय अतिरिक्त है, जो वस्तुतः वही काम कर रहा है जो आत दरअसल में या दर भी अतिरिक्त है। चौथा है अतिरिक्त शब्द प्रयोग, सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम ऐसे ही तमबोधक रूप हैं जिनका उल्लेख तीसरे में किया जा चुका है। पांचवा है गलत प्रत्यय का प्रयोग, इंद्रियां के स्थान पर इंद्रियां रूप इसी प्रकार का है, ऐसा सादृश्य के कारण नहीं हुआ। इंद्री शब्द का प्रयोग लुप्त हो गया है और दूसरी ओर इंद्रिय का अंतः इंद्रिय इंद्रियां को संबंध मान लिया गया। छठवां है नया प्रत्यय, प्रभावशाली के स्थान पर प्रभावी, पहले प्रभावशाली ही चलता है। सातवां आधा पुराना प्रत्यय और आधा नया, छठा के स्थान पर छठवां में 6 मूल शब्द हैं। छठा का पुराना प्रत्यय है तथा वा पांचवा सातवां आदि के सादृश्य पर नया प्रत्यय है। आठवां है मूल में परिवर्तन, ऐसे भी रूप परिवर्तित हुए हैं जिन मुझको के स्थान पर मेरे को अथवा तुझको के स्थान पर तेरे को में प्रत्यय वही है, केवल मूल बदल गया है। नौवां है मूल और प्रत्यय दोनों का परिवर्तन, ऐसा कम होता है। अंग्रेजी में गो का भूतकाल वेंट इसी का प्रकार है। ये वाला आंसर ख़त्म।